अब जो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये बेटा 5 एमसीक्यू जो डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है? ये हम बेसिकली कर रहे हैं आपके मॉडरेट के एमसीक्यूज़, ठीक है? जिसमें पहला एमसीक्यू हमारे पास आ सकता है कि व्हिच ट्रैक जो हैज़ 120 मीटर पर सेकंड स्पीड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक अल्फा फाइबर्स, ठीक है? तो अल्फा फाइबर जो है इनके अंदर हमारे पास डायमीटर जो है वो बेसिकली 20 माइक्रोमीटर का हो सकता है, लार्जेस्ट डायमीटर। और इसके अंदर हमारे पास कंडक्शन जो है वो फास्टेस्ट कंडक्शन होती है 120 मीटर पर सेकंड की, तकरीबन 80 से 120 तक जा सकती है। और ये हैवी माइलिनेटेड होते हैं। ये पीछे मैं पहले आपको पढ़ा भी चुका हूँ, जो हमारे पुराने वाले पास में कैल्प फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उसमें से एमसीक्यू इधर रिपीट हुआ हुआ है। अब इसके बाद हम दूसरे पे आ जाते हैं कि कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो मोटर कमांड्स होती हैं, ठीक है, वो प्रिसाइज वॉलंटरी मूवमेंट्स में कौन कौन से फिंगर और हैंड इन्वॉल्व होते होते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू आया हुआ था, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो प्रॉपर उन्होंने दिया हुआ है वो है सिटाइटी सेंटर, ठीक है। तो अगर आप सिटाइटी सेंटर समझ सकें तो वो बेसिकली क्या होता है। तो सिटाइटी सेंटर की हम बात कर रहे थे। तो स्टैटिक सेंटर के अंदर हमारे पास एमसीक्यू क्या आया होता है बेसिकली, इसमें हमारे पास एक सिनेरियो आया हुआ था जिसके अंदर उन्होंने बताया होता है कि सिमुलेशन जो है विच न्यूक्लाई जो है जिसके अंदर हमारे पास जो स्टॉप हो जाती है ईटिंग, जो ईटिंग में हमारे पास स्टॉप कर देता होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका आंसर होगा वेंटिरोमीडियल न्यूक्लाई। वेंटिरोमीडियल न्यूक्लाई इसमें क्यों होगा, क्योंकि वेंटिरोमीडियल न्यूक्लाई के जो है न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं ग्लूकोज को, अगर इंक्रीज हो जाए, इंसुलिन को, लेप्टिन को, ठीक है। तो ये बेसिकली सेटाइटी फंक्शन करते होते हैं, जिसके लिए हमारे पास वेंट्रिलोमीडियल न्यूक्लियस सेंटर यूज होगा। और अगर हमारे पास हंगर की ऑप्शन हो, ठीक है, और हंगर का सिनेरियो, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास लेटरल हाइपोथैलेमस आंसर होगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि लेटरल हाइपोथैलेमस आंसर होगा हंगर में, और सेटाइटी में हमारे पास वेंट्रिलोमीडियल न्यूक्लियस होगा। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, न्यूक्लाई वाले एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आते हैं, अच्छे से देखने हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि वेंट्रिलोमीडियल न्यूक्लाई न्यूरॉन कब रिस्पॉन्ड करते हैं, जब इंसुलिन हो, लेप्टिन हो, या ग्लूकोज इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर आपके एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होता है, फुलनेस आपको फील होती है। और फुलनेस होने की वजह से जो हमारे पास सिनेरियो आया था कि वो ईटिंग स्टॉप कर देता है बंदा, तो वो बेसिकली इसलिए स्टॉप कर देता है क्योंकि उसको फुलनेस हो रहा है कि पेट भरा पड़ा। तो इसके बाद अगला एमसीक्यू पे चलते हैं कि हमारे पास एमसीक्यू आ गया कि पर्सन एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हीरिंग वर्ड्स, यानी कि वो हीरिंग वर्ड्स सुन पा रहा है लेकिन कांट एबल टू अंडरस्टैंड रिटन वर्ड्स, यानी कि वो रिटन नहीं समझ पा रहा लेकिन हीरिंग उसकी जो है वो ठीक है। तो इसे वर्ड ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है। और इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है, एंगल गायरस लेयन, ठीक है। तो एंगल गायरस लेयन भी इसे कहते हैं और इसका नाम वर्ड ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जिसमें पर्सन को जो है वर्ड्स जो है वो नेबल टू अंडरस्टैंड होते हैं लेकिन उसके अंदर जो है हीरिंग वर्ड जो है वो नॉर्मल होते हैं। ये एमसीक्यू भी पास में पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका हुआ है, ठीक है। तो ये भी देखिए, एंगुलर गायरस की लाइन होती है। एक रीड वर्ड के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, बेसिकली आपको विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो आपका डिटेक्ट करता है लेटर्स को। तो एंगल गायरस इसमें क्या फंक्शन करता है, वो विजुअल इनपुट जो आप देख रहे होते हैं जो कि उस पर्सन का ठीक है, या हीरिंग वर्ड्स भी उसके ठीक हैं, उसको वो कन्वर्ट करता है लैंग्वेज फॉर्म में, ठीक है। तो अगर एंगुलर गायरस का जनाब मसला होगा तो क्या होगी, हमारे पास वर्ड इंटरप्रेट प्रॉपर नहीं हो सकेंगे लैंग्वेज फॉर्म में। तो हमारे पास क्या इशू आ जाएगा कि कांट अंडरस्टैंड रिटन वर्ड्स, ये बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो मीनिंग इंटरप्रेट नहीं कर रहा वर्ड्स के बाद, मतलब वो प्रॉपर मीनिंगलेस वर्ड्स बोल रहा है, या मीनिंगलेस प्रॉपर जो है उसकी चीज़ है, या वर्ड्स के मीनिंग जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, तो फिर हमारे पास कौन सी लेयन होगी, ठीक है, हमारे पास वर्निकी एरिया की लेयन होगी। ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि मीनिंग के लिए वर्निकी एरिया, लैंग्वेज के लिए, या फिर वर्ड्स जो है वो रिटन वर्ड्स को अंडरस्टैंड ना कर सके, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एंगुलर गायरस लेयन आ जाएगी। और विजुअल कॉर्टेक्स डिटेक्ट करेगा लेटर्स को। और बेसिकली एंगल गायरस का फंक्शन भी ये होता है कि वो विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, उसको लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अगर वहाँ पे लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज फॉर्म में आपके पास ऑप्शन हो, ठीक है, तो या अंडरस्टैंडिंग हो, तो आप समझ लें कि वो रिटन वर्ड्स वगैरह हैं, तो आप समझ जाएं कि लिंग्विस्टिक आ गया, ये है। और अगर मीनिंग की बात हो रही है कि वो उसका मतलब नहीं समझ रहा, रिटन वर्ड भी उसे समझ आ रहे हैं प्रॉपर सारा कुछ, तो वो आपके पास वर्निक एरिया होगा, ठीक है। इस टर्म का नाम, वर्ड ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम एलेक्सिया होता है। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन एलेक्सिया की भी दी हो सकती है। अब हम अगले एमसीक्यू में चलते हैं। अगला एमसीक्यू ये है कि फ्रंटल आई फील्ड लोकेशन जो है, ठीक है, तो फ्रंटल आई फील्ड की जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है। बेसिकली इसमें बेटा आपको कोर कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि फ्रंटल आई फील्ड जो है वो लोकेटेड होता है एरिया 8 पे, ठीक है, मिडल फ्रंटल गायरस, ठीक है। तो आपने इसके लिए आंसर एरिया 8 नाम याद रख लेना है, मिडल फ्रंटल गायरस। मैंने पहले भी बताया था एरियाज की लोकेशन, उनके नंबर पिछली वीडियो में, और ये चीज़ बार बार आती है। तो ये आपके इस बार के एमसीक्यू हैं जो इस बार आपके पेपर में आए हुए थे 2026 के, ठीक है।
तो उसके अंदर ये चीज़ें रिपीट हुई हुई हैं, वही चीज़ें बस घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। इसके बाद आपके पास एमसीक्यू जो पहले भी मैं करा चुका हूँ कि आपके पास एक जनाब लेफ्ट साइड जो है निगलेक्टेड कंप्लीटली होगी। मैं पहले भी इसका एमसीक्यू करा चुका हूँ, आज पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, उसे रिपीट हुआ हुआ है। तो एमॉर्फोसिंथेसिस आपके पास हो जाएगा। ठीक है। एमॉर्फोसिंथेसिस में क्या होता है, हमारे पास एक साइड जो है वो टोटली इग्नोर हो जाती होती है। ठीक है। तो हमारे पास इसमें पैराइटल लोब इन्वॉल्व होगा। लेफ्ट पैराइटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है राइट को, राइट पैराइटल लोब जो है दोनों साइड्स की टेंशन को कन्वर्ट करता है। तो अगर राइट पैराइटल लाइन हो गया है तो सीवियर इफेक्ट आता है इस वजह से, क्योंकि वो दोनों साइड में इन्वॉल्व है। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पैराइटल लोब है तो हमारे पास उतना इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, सिर्फ एक साइड का इफेक्ट आता है। लेकिन इसमें आपके पास सिनेरियो में ज़्यादा वो यही पूछेंगे कि एक साइड की लेन होगी, उसका नाम क्या है, मोर्फोसिंथेसिस। और अगर इसमें इफेक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, पैराइटल लोब। ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछते होते हैं कि हेमीब्लिस्मस। ठीक है। हेमीब्लिस्मस जो है बेसिकली हमारे पास क्या टर्म होती है, तो हेमीब्लिस्मस हमारे पास टर्म होती है वायलेंट फ्लिंगिंग मूवमेंट्स, यानी फ्लिंगिंग मूवमेंट्स हमारे पास हो रही होती हैं। अब आप पूछेंगे फ्लिंगिंग मूवमेंट्स क्या होती हैं, तो बेसिकली इसका रिलेटेड जो है वो आपके साथ ये होता है कि फ्लिंगिंग मूवमेंट जो हमारे पास होती हैं वो बेसिकली बेसल गैंग्लिया के साथ जो है इनका रिलेशन होता है। फ्लिंगिंग मूवमेंट्स में हम कहते हैं कि इनवॉलंटरी जो है हमारे पास बलिस्टिक मोशन होगी, यानी एक साइड जो बॉडी की होगी ना वो बलिस्टिक मोशन दे रही होगी। ठीक है। हमारे पास जो है बेसिकली सब थैलेमिक न्यूक्लियस का डैमेज हो जाता है, तो इसे हम हेमीब्लिस्मस कहते हैं। तो हेमीब्लिस्मस के अंदर हमारे पास डैमेज किसका होगा, सब थैलेमिक न्यूक्लाई का। ये बात याद रखनी है। ठीक है। सब थैलेमिक न्यूक्लाई इसमें आपके पास मोस्टली वहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है। और ये हेमीब्लिस्मस की आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होगी। और इसके अंदर हमारे के साथ बेजल गैंग्लिया का भी होगा। और इसमें आपके पास अक्सर लिखा होगा फ्लेलिंग मूवमेंट हो रही है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लिम्ब की, यही जो मैंने आपको पीछे बताया था कि फ्लेलिंग मूवमेंट हो सकती है। ठीक है। और बेसिकली बेजल गैंग्लिया क्या करते हैं, डायरेक्टली वो मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं और इनडायरेक्टली इनहिबिट करते हैं अनवांटेड मूवमेंट को, जो मूवमेंट की उतनी है। तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस का रोल क्या होता है कि वो ग्लोबस पैलिडिस को जो है ग्लोबस पैलिडस को एक्टिवेट करता है। तो अगर ग्लोबस पैलिडस को एक्टिवेट करने वाली चीज़ डैमेज हो गई है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वायलेंट फ्लिंगिंग मूवमेंट्स होंगी, फ्लेलिंग मूवमेंट्स होंगी, वहाँ पे आपको मूवमेंट्स का इशू होगा, किसी भी लिम्ब की मूवमेंट हो सकती है। तो आप उसका आंसर हमारे पास हेमीब्लिस्मस होगा। और डैमेज क्या होगा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास डैमेज सब थैलेमिक न्यूक्लाई डैमेज होगा। तो इसके बाद आपके पास एमसीक्यू आ जाता है कि हमारे पास बेसिकली है फ्लिकिंग डांस लाइक मूवमेंट्स हो रही हैं, डांस लाइक मूवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास फ्लिकिंग या डांस लाइक मूवमेंट जो है हैंड की, तो उसमें डैमेज किसका होगा हमारे पास बेसिकली, ये भी बेजल गैंग्लिया से एमसीक्यू है, मैंने पहले भी बताया था बेजल गैंग्लिया से बहुत आता है। तो इसमें हमारे पास जो लेयन होगी वो बेसिकली प्यूटामन की होगी। ठीक है। प्यूटामन क्या करता है, प्यूटामन जनाब कंट्रोल करता है आपकी मोटर मूवमेंट्स को, मोटर ऑटोमेटिक मूवमेंट्स को। तो अगर इसकी लेयन होगी है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जर्की मूवमेंट्स होगी, ऐसे झटके लग रहे हैं, तो झटके किस तरह की डांस टाइप मूवमेंट्स लग रही होगी। ठीक है। और इन मूवमेंट्स का नाम मेनली कोरैया होता है। तो वहाँ पे डांस लाइक मूवमेंट्स की जगह आपको कोरैया भी लिखा हो सकता है। ठीक है। तो आपने इसमें देख लेना है कि रेगुलर जबकि मूवमेंट्स है, कोरैया लिखा हुआ है, या डांस लाइक मूवमेंट्स है, तो आपने आंखें बंद करके इसमें क्या लिख देना है, आपने फ्लिकिंग डांस लाइक मूवमेंट्स में प्यूटामन की लेन है, तो ये आपने करना है। और ये किसमें नज़र आती है आपको, हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर नज़र आती है। हंटिंगटन डिजीज़ या कोई भी बेजल गैंग्लिया का इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। ठीक है। और इसमें क्यों होता है, गाबा जो है आपके पास वो डिक्रीज हो रहा होता है। तो ये बेटा मैंने आपको सारी इसकी बता दी। ठीक है। अब इसके बाद अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। वो ये है कि हमारे पास पेन स्टिमुलस फुट पे आया और फुट जो है वो बैक को विड्रान हो गया, और ये बेटा पिछला ही एमसीक्यू में पास से रिपीट हुआ हुआ है। तो मैंने पूछा इसको क्या होगा, तो ये मैंने पहले भी बताया थे, फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है फुट के अंदर जब वो पेनफुल होता है और पीछे को आता है। ठीक है। और ये बेसिकली प्रोटेक्टिव स्पाइनल फ्लेक्स होता है, और इसमें एक्सटेंसर इनहिबिट होते हैं। मैं पहले आपको करा चुका हूँ कि आपके बेटा एनुअल में पेपर में से एमसीक्यू रिपीट हुए हैं, तो आप देख सकते हो कितने एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखो आपके पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास ये आ रहा है कि पेशेंट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा फैमिली को एक्सीडेंट के बाद, यानी उसकी रिकॉग्निशन फैमिली को एक्सीडेंट के बाद नहीं है, तो उसका फंक्शन लॉस्ट हो गया। ठीक है। रोड ट्रैफिक का एक्सीडेंट हुआ और उसको कोई भी फैमिली याद नहीं आ रही। ठीक है। और न्यू मेमोरीज जो है, ठीक है, वो बना सकता है। तो पूछना आपसे ये जाएगा वहाँ पे कि भाई इसमें डैमेज क्या हुआ है या इसका नाम क्या होगा। तो आपने इसमें डैमेज के लिए हमेशा याद रखना है कि थैलेमस जो है उसमें रिले आता है, हिपोकैम्पस में फॉर्मेशन होती है। तो अगर तो आपकी पास मेमोरीज जो है, ठीक है, वो डैमेज है, न्यू मेमोरीज बन रही हैं, पास्ट मेमोरीज आपकी नहीं बन रही, वो लॉस हो चुकी हैं, तो ये रेट्रोग्रेड एमनीसिया होगा। एंटीरोग्रेड एमनीसिया का मैं पिछली वीडियो में आपको एमसीक्यू करा चुका था कि आपकी न्यू मेमोरीज जो थी वो नहीं बन रही थी।
तो ये पास्ट मेमोरी से रिलेटेड है, रेट्रोग्रेड और एंटीग्रेड है न्यू मेमोरी से। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास मीडियल थैलेमस ही इन्वॉल्व होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो लिम्बिक सिस्टम से इन्वॉल्व होता है, तो इसमें आपके पास वहाँ पे थैलेमस या मीडियल थैलेमस की ऑप्शन होगी। रेट्रोग्रेड एमनीसिया होगा और वो कह रहे होंगे आपसे कि जनाब हमें बताएं कि लंग्स फंक्शन किसका लॉस हो गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो पिछली वीडियोस में मैंने एमसीक्यू कराए थे आपके टॉपिक वाइज, उन्हीं में से टॉपिक्स में से घुमा फिरा के एमसीक्यूज पूछे हुए हैं। ये दोबारा एमसीक्यू रिपीट हो रहा है। आपसे ये कह रहे हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन लेन, मैंने आपको याद है पिछली वीडियो में भी कहा था लोअर अपर मोटर न्यूरॉन लेन आपने अच्छे से कर लेनी है। अपर मोटर न्यूरॉन लेन के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा पैरामीटर ट्रैक्ट में कौन सा फीचर प्रेजेंट होता है? तो आपको याद होना चाहिए, पार्किंसन डिजीज भी रिलेटेड आप चीज़ें आती चाहिए आपको। इसी तरह आपको ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम, इन सिंड्रोम का अपर मोटर न्यूरॉन लेन और लोअर मोटर न्यूरॉन से जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें जो आपके पास मेन ऑप्शन हमारे पास आ जाती होती है, वो बेटा रिजिडिटी या स्पास्टिसिटी वहाँ पे हो सकती है। ज़्यादा स्पास्टिसिटी को प्रमोट किया जाता है इसमें। अगर स्पास्टिसिटी ऑप्शन है तो वही आपने लगानी है, अगर वो नहीं है तो फिर रिजिडिटी हो सकती है। और मैंने इसमें बताया था कि इसके अंदर हाइपर रेफ्लेक्सिया, बर्बिंकिस-काइन, क्लोनस, ये चीज़ें आपने अपर मोटर न्यूरॉन नहीं इसमें देखनी होती है। और बर्बिंकिस-काइन कैसे होता है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो वीडियो देखेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको हेल्प होगी। ठीक है, क्योंकि ये 2026 की एमसीक्यू है। और इसके अंदर हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, इनिबिटरी कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं रिफ्लेक्सेस के अंदर, यानी मोटर कंट्रोल देते हैं। तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन लेन को ही डैमेज हो गया है, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन की लेन हो गया है, तो रिफ्लेक्सेस और हाइपर रिफ्लेक्सिया और इनिबिशन, वही जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, कि स्पास्टिसिटी जो है हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लेन में होगी, और अगर रिजिडिटी होगी जैसे पार्किंसन में होती है तो बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड होगी। कोक भी रिजिडिटी अगर याद हो तो वहाँ पे। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं। हमारे पास अगला एमसीक्यू आ जाता है कि मेडुलरी इनिबिटरी सेंटर जो है हमारे पास लॉस हो गया हुआ है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या चीज़ एक्टिव हो जाती है? तो आपको पता है पोंटाइन एक्साइटरी सेंटर। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें हमारे पास कैसे पता लगता है कि जो पोंटाइन एक्सेंट्री एक्साइटरी सेंटर होता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है कि वो ज़्यादा एक्टिव क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो है एक्सटेंसर टून को इंक्रीज करता है, जबकि मेडुलरी इनिबिटरी सेंटर जो है वो क्या करता है, वो एक्सटेंसर टून को रिड्यूस करता है। तो आपके पास वहाँ पे बेटा ऑप्शन में ये बताया होगा कि हमारे पास एक्सटेंसर टून एग्जैगरेट कर गई है। ठीक है, और आपके पास मेडुलरी इनिबिटरी सेंटर लॉस हो चुका है जो कि रिड्यूस करता था एक्सटेंसर टून को। तब क्या होगा, एक्सटेंसर टून बढ़ गई है तो अब हमारे पास क्या हो सकता है जो एक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हमारे पास एक्टिव हुआ पोंटाइन एक्साइटरी सेंटर। उसके ऑपोजिट भी हो सकता है। तो ये आपको दो एमसीक्यू इस तरह कवर हो सकते हैं। इसमें बेसिकली जो है मेडुला जो है वो भी इनिबिट करता होता है एक्सेसिव मस्कुलर टोन को। लेकिन जो हमारे पास अगर मेडुलरी इनिबिशन जो है लॉस हो जाए तो पोर्टाइन सेंटर जो है वो बिकम डोमिनेट हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे पास रिजिडिटी आ जाती है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि एक्सेसिव टोन जो है मसल टोन वहाँ पे दिया होगा, रिजिडिटी दी होगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये एमसीक्यू का आंसर हमारे पास पोर्टाइन एक्सेटरी सेंटर जो है वो एक्टिव हो गया। मैंने आपको उधर भी बताया था, ये एमसीक्यू रिपीटेड है, कि हमारे पास इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम वेव्स जो है, ठीक है, इन एब्सेंट सीजर जो हैं उनके अंदर हमारे पास किस तरह का पैटर्न होता है? तो स्पाइक एंड वेव कम्प्लेक्स होता है, जिसे हम कहते हैं 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न। 3 हर्ट्ज स्पाइक, ये याद रख लो, ये यूजर्स का फेवरेट है, ये बार बार आता होता है। ठीक है, और अभी तक मैंने काफ़ी एमसीक्यू पिछली वीडियो से रिपीट हुए हुए हैं, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगला एमसीक्यू जो हमारे पास आ जाता होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ठीक है, स्पाइक एंड फ्रीक्वेंसी मैंने पहले आपको बता चुका था, तो फ्रीक्वेंसी उसमें 3 हर्ट्ज होती है, तो खाली फ्रीक्वेंसी का भी पूछा जा सकता है। अब हमारे पास एक और एमसीक्यू आ गया, वो ये है कि आपके पास लाइट प्रेशर जो है, ठीक है, लाइट या प्रेशर या लाइट टच से जो है किससे हमारे डिटेक्ट होते हैं? ये भी बेटा मैंने आपको बताया था कि लाइट में कौन से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो लाइट के अंदर मीसर कॉर्पसल आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, और आपको याद हो तो मिकल डिस्क मैंने आपको बताया था एक और। ठीक है, और ये मिसर कॉर्पसल से, तो मिसर कॉर्पसल जो हमारे पास लाइट के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो ये एमसीक्यू मैं पीछे आपको करा चुका हूँ, ये घुमा के चेंज करके उन्होंने दिया हुआ। अब इसके बाद आपको लैंग्वेज एरिया जो है वो डोमिनेट होता है इन लेफ्ट हेमिस्फेयर अगर हो। ठीक है, तो इन विच अदर एरिया जो है हमारे पास डोमिनेट इन लेफ्ट हेमिस्फेयर, लेफ्ट एंगुलर गाइरस या ब्रोका एरिया इसका आंसर बन सकता है। तो बेसिकली ये एमसीक्यू आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास लैंग्वेज एरिया जो है वो डोमिनेट हो गया लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर लैंग्वेज एरिया डोमिनेट करने से कौन सा अदर एरिया है जो आल्सो डोमिनेट कर सकता है लेफ्ट हेमिस्फेयर में? तो लैंग्वेज एरिया और लेफ्ट एंगुलर गाइरस। ठीक है, इसके अंदर मेनली हमारे पास आ सकता है जो लैंग्वेज के लिए हो सकता है, और आपको पहले भी बताया था लैंग्वेज के अंदर ये आता होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास अगर
स्पीच की बात की जाए तो हमारे पास ब्रोका एरिया होता है, और कंप्रीहेंशन की बात हो तो मीनिंग की बात हो तो वर्निकी एरिया। ये पहले भी एमसीक्यू में आपको थोड़ा बता चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं एरिया से 2 से 3 एमसीक्यू आते होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है, उसके साथ जो है उसके अंदर डिफेक्टिव अल्फा बीटा फाइबर्स हैं, और साथ पे वो कैरी सेंसेशन कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी सेंसेशन जो है वो कैरी कर रहा होगा, तो अल्फा बीटा फाइबर्स मैंने बताया था, लार्ज माइलिनेटेड फास्ट कंडक्टिव, वही चीज़ है, घुमा के कर दी है। इसके अंदर आपके पास उन्होंने 4 इकट्ठी ऑप्शन भी दिए हो सकती है, एक भी दिया हो सकता है। प्रेशर कैरी करता है, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और फाइन। ये याद रखना है कि आपके पास डिफेक्टिव अल्फा बीटा फाइबर जो है, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें जो कि कैरी करता है वो इफेक्ट हो जाएंगी। तो आपके पास वो बेसिकली ये पूछना चाह रहे थे कि इसके अंदर वो कौन कौन सी जो अल्फा बीटा फाइबर्स है वो सेंसेशन कैरी करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा फाइबर्स ये वाली सेंसेशन कैरी। तो डायबिटीज़ में हमारे पास क्या होती है, हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से अल्फा बीटा फाइबर्स को जो है डैमेज हो सकता है, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेशन की लॉस हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन का लॉस हो जाएगा, या बाकी जो भी फंक्शन है उसकी वजह से हमारे पास एटेक्सिया हो जाएगा। तो ये याद रखना है, ये किसी भी तरह इनको घुमा के पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आप कहेंगे कि भाई अगला एमसीक्यू क्या है, तो अगला एमसीक्यू बेटा ये है, अगले एमसीक्यू में बूथ हाई जो है, ठीक है, उसकी राइट फील्ड जो है वो डिफेक्ट हो गई है, तो इसको लेयन को क्या कहेंगे। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व क्या होगा, तो इसमें लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट होगा। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि कॉन्ट्रालैटरल ऑप्टिक ट्रैक्ट काम करता होता है, तो आप अब देख लें, वही एमसीक्यू घुमा फिरा के यूएचएस ने यहाँ पे पूछे हुए हैं। कुछ नई चीज़ें नहीं है, अब आपको मेरी वीडियो की कदर भी महसूस हो रही होगी कि पिछली वीडियोस कितने काम की थी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले एमसीक्यू की, कि डेंटेटोथैल्मिक फाइबर जो है थैलेमस के, वो किस न्यूक्लाई में रिले करते हैं। ठीक है, थैलेमस के किस न्यूक्लाई में रिले करते हैं और टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं, तो आप इसका सिंपल आंसर है, कोई कपने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेंट्रल लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। थैलेमस के न्यूक्लाई कहाँ पर एमसीक्यू आ रहा है तो सारे देख लेना। तो वेंट्रल लैटरल न्यूक्लियस जो है थैलेमस का, वो हमारे पास डेंटेटोथैल्मिक फाइबर्स जो है उनके थैलेमस के न्यूक्लाई के लिए जो रिले करता है या टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तो वो इसमें होते हैं। इसके पीछे क्या है कि डेंटेट जो है वो फाइबर रिलेट ही कर से करते हैं वेंटीरो यानी वीएल लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के साथ, और सेरिबेलम जो है उसके अंदर डेंटेट न्यूक्लियस जो है वो सेरिबेलर पाथवे बेसिकली फॉलो करता है। तो इससे फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ठीक है, प्लानिंग और टाइमिंग कोऑर्डिनेटर मूवमेंट, और इसमें भी एटेक्सिया हो जाता है, तो ये भी देख सकते हैं। बेसिकली वो एटेक्सिया कोई घुमा फिरा के चीज़ों को पूछ रहे हैं। अब इसके बाद आपके पास एक एमसीक्यू आ जाता है कि सिमुलेशन ऑफ विच ब्रेन एरिया कैन प्रोड्यूस साइमल्टेनियस ग्रास्पिंग ऑफ बोथ हैंड्स, यानी दोनों हैंड्स को जो है आसानी से साइमल्टेनियसली आप ग्रास्प कर सको दोनों हैंड से, तो इसका आंसर है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ठीक है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का काम क्या होता है कि वो दोनों साइड से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करती है, तो इसमें दो हाथ का ये जो ऑप्शन आपको दी हुई है ना दोनों साइड की, तो ये आपको हिंट दी हुई कि बायलेटरल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो रही हैं। तो बायलेटरल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स किसमें होती है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया में। ये लोकेट कहाँ होता है, मीडियल फ्रंटल लोब, मीडियल फ्रंटल फ्रंटल लोब के अंदर लोकेट होता है। तो इन दोनों में से कोई भी एमसीक्यू घुमा फिरा के आ सकते हैं, देख लीजिएगा। अब एमसीक्यू एक और आ रहा है जो मैं आपने पहले भी बताया था और दोबारा बता रहा हूँ कि आपको बेसिकली एमसीक्यू आया होगा कि इनएबिलिटी टू रिकॉल पास्ट मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो पास्ट मेमोरीज रिकॉल नहीं हो रही, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एमनीसिया होगा, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके साथ इसमें इन्वॉल्व क्या होगा, हमारे पास थैलेमस का मीडियल न्यूक्लियस हो सकता है या थैलेमस इन्वॉल्व हो सकता है, जो ऑप्शन इन दोनों में से दे दें। न्यूक्लाई पूछ लें तो हमारे पास बेसिकली ये होता है, और इसमें इसकी वजह क्या होती है कि मीडियल थैलस जो है, मैं पहले भी एमसीक्यू बता चुका हूँ कि मीडियल थैलेमस का भी आया हुआ था, कि पार्ट होता है लिम्बिक मेमोरी सर्किट का। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो है रेट्रोग्रेड एमनीसिया होता है, इसकी वजह से जब डैमेज हो जाता होता है। तो ये 4 एमसीक्यू यूएचएस घुमा फिरा के पूछी जा रही है, और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में एक ही टॉपिक से 4 निकाल रही है। आपको ओल्फैक्ट्री का मैंने बताया था, ओल्फैक्ट्री, ठीक है, और साथ विजुअल हेलुसिनेशंस है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इन्वॉल्व क्या होगा, ठीक है, इन्वॉल्व होगा हिपोकैम्पस। ओल्फैक्ट्री हेलुसिनेशन हमारे पास ज़्यादा कॉमन किस में होती हैं, टेम्पोरल लोब सीजर के अंदर। टेम्पोरल लोब सीजर में हमारे पास होती हैं, इसे टेम्पोरल लोब की एपिलिप्सी भी कह सकते हैं, जिसमें हेलुसिनेशन वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस जो है जो टेम्पोरल लोब का, वो लिंक करता है मेमोरी और इमोशन के साथ। तो अगर वहाँ पे आपके पास टेम्पोरल लोब के ऑप्शन नहीं है तो फिर हिप्पोकैम्पस आपका डायरेक्ट आप वहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्टली वो भी बन जाता है। अब फिर से वेव्स के बारे में आपसे एमसीक्यू पूछा हुआ उन्होंने, स्लीप वेव्स कितनी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था। ठीक है, वो ये है कि आपको जनाब
फ्रस्ट्रेशन या इमोशनल वेव्स इन चिल्ड्रन जो हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वेव्स कौन सी हमारे पास जो चिल्ड्रन में नज़र आती हैं, 7 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, पहले जो पीछे करवाया था आपको, ठीक है, उससे ये डिफरेंट है वो, और इसका डिफरेंस याद रखना। ये 7 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होती है, और इस वेव्स को बच्चों के लिए हम कौन-सी कहते हैं, थीटा वेव्स, यानी इमोशन वेव्स या फ्रस्ट्रेशन वेव बच्चों के अंदर। ये बच्चों में नज़र आती हैं, चिल्ड्रन, ठीक है, या ड्राउजीनेस फॉर्म में भी नज़र आ सकती हैं, और ये बच्चों में नॉर्मल है। अगर ये बड़ों में आ रही हैं तो ये एबनॉर्मल होगी, यानी कोई एबनॉर्मल कंडीशन होगी जो बड़ों में आ रही है। तो आपसे अगर वहाँ पूछें कि भाई नॉर्मल किस में होती हैं, तो ये चिल्ड्रन में हो सकती हैं, बच्चों की वेव है, और थीटा वेव्स कहते हैं। अब आपके पास एक एमसीक्यू और आ जाता है, ठीक है, वो ये है कि जैसे ही टच इच टच प्रेशर जो है, रिस्पॉन्स जो है, उसका ग्रुप ऑफ फाइबर कौन से देते हैं, तो वो अल्फा बीटा फाइबर्स देते हैं, ठीक है। इसका किसके साथ, प्रेशर रिस्पॉन्स के साथ, ईच टच प्रेशर रिस्पॉन्स। मैं पहले भी अल्फा बीटा फाइबर्स आपको पिछली वीडियो में डिटेल में करा चुका हूँ, तो आपको उसके सारे पता हूँ। आप ये समझ लें, हर पेपर में एमसीक्यू में ये फाइबर्स वाले एमसीक्यू टॉपिक क्लास में रिपीट हो रहा है, और इसके अंदर ये कैरी क्या करते हैं, टच और प्रेशर की सेंसेशन कैरी करते हैं, ठीक है, और इच जो है यानी ईचिंग हो रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी इसका फंक्शन होता है। तो ईच, और आपको वहाँ पे टच और प्रेशर की स्थिति दी होगी, और पूछेंगे भाई कौन से फाइबर इन्वॉल्व है, अल्फा बीटा फाइबर्स टाइप 2, टाइप अगर वहाँ पे ऑप्शन हो तो टाइप 2 दे। इसके बाद आपके पास एमसीक्यू आ जाता है कि कोग्निटिव कंट्रोल के लिए जो है मोटर एक्टिविटी के क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, तो बेटा आंखें बंद करके कोडेट न्यूक्लियस, ये फिर देख लो, न्यूक्लियस एक और आया हुआ है, कोडेट न्यूक्लियस बेसिकली हमारे पास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास कौन सा न्यूरो, ये दोबारा पिछली वीडियो से रिलीज हुआ है। मैंने आपको बताया न्यूरो का हमेशा एक आता होता है एमसीक्यू, कि विच न्यूरो इज रिलीज फ्रॉम पेरी एक्विडक्टल एंड पेरीवेंट्रिकुलर एरिया। रट्टे वाले एमसीक्यू हैं, ये गाइटन की लाइंस में से हैं, ठीक है, तो इसका नाम है एंकीफेलिन्स, ठीक है, और मैंने एंडोर्फिन्स वाला भी पीछे कराया था वीडियो में, वो भी याद रखना। इस तरह न्यूरो के जितने इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एक आना ही आना है। तो एमसीक्यू के लिए आपको समझ होना चाहिए कि ये इसके सारों के आपको फंक्शन पता हो, और ये पता हो कि अगर इनकी एनोमली हो जाए या इनकी लोकेशन का इधर होती है या निकलते किससे हैं, चीज़ बताता है। एंकीफेलिन्स क्या होते हैं, ये पेन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, पेन की ट्रांसमिशन को इनहिबिट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में जाने से, ठीक है, और एनाल्जेसिक पाथवे जो है डिसेंडिंग, वो एक्टिवेट कर देते हैं। अब हमारे पास आ जाता है स्टैटिक स्ट्रेस रिफ्लेक्स, ठीक है, तो वो हमारे पास बेसिकली स्टैटिक स्ट्रेस रिफ्लेक्स होगा, ठीक है, एमसीक्यू में दिया होगा। वो कहते हैं कि कौन से फाइबर से ये ट्रांसमिटेड होता है, और रिस्पॉन्स डायनामिक होता है। तो डायनामिक रिस्पॉन्स है, ट्रांसमिटेड हो रही है, स्टैटिक स्ट्रेस रिफ्लेक्स। तो ये एक रिफ्लेक्स का एमसीक्यू प्रॉपर आया हुआ, जैसे पहले बताए थे। तो इसका आंसर आपके पास बेटा हो सकता है टाइप 2 फाइबर्स, ठीक है। टाइप 2 फाइबर जो है वो आपकी बेसिकली पोस्चर को मेंटेन करते हैं। पीछे मैंने पोस्चर के लिए भी आपको पिछली वीडियो में एमसीक्यू बताया थे, तो पोस्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज को उन्होंने घुमा फिरा के पूछा हुआ है। और इसके बाद आपके पास टाइप 1 ए जो है, ठीक है, वो डायनेमिक के लिए होते हैं, और टाइप 2 जो है वो स्टैटिक के लिए होते हैं, यानी वो स्ट्रेच के लिए होते हैं। तो अगर लेंथ का चेंज हो रहा है, डायनेमिक फॉर्म है, तो टाइप 1 ए होगा, और अगर हमारे पास स्ट्रेच आ रहा है कोई, मतलब स्टैटिक फॉर्म में या पोस्टल टोन है, तो टाइप 2 फाइबर्स होंगे। अब हमारे पास एक एमसीक्यू और आया हुआ था आपके 26 के पेपर में, कि विसरल इस्कीमिक पेन सी फाइबर जो है, ठीक है, या उसको कहते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो है विसरल इस्कीमिक पेन में कौन से फाइबर इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे पास सी फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, और बेसिकली सी फाइबर्स मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। ए सी मीन फास्ट, याद आ गया आपको निमोनिक जो बताया, और सी से आगे जो है स्लो। तो पहले उसका वो वार्म कोल्ड का पूछते थे कभी ये, तो आज बार उन्होंने इसको घुमा फिरा के पूछ लिए। तो वही चीज़ है, आप समझ जाओ, ये आपके फाइबर्स के मगर पड़े हुए हैं, इसमें से दो दो तीन तीन एमसीक्यू आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन वो इसके पीछे पड़े हैं। अब एक और चीज़ आ जाती है कि व्हाट इज़ सीन इन स्पाइनल मास रिफ्लेक्स, या स्पाइनल शॉक के अंदर हमें क्या नज़र आता है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन हो सकती है जो इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इधर अगर आपको स्वेटिंग दी है या बीपी बढ़ रहा है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो, तो ये एक रटे वाला एमसीक्यू है, आपको ये आना चाहिए। इसके अंदर आपको एक न्यूरोट्रांसमीटर का एक और एमसीक्यू आया हुआ है, कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको स्लीप से उसने लिंक करके पूछा है कि जो आरईएम स्लीप को, ठीक है, प्रोमोट करता है, तो वो हमारे पास एसिटाइल कोलाइन है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का आपको पता होना चाहिए, जो प्रमोट करता है आरईएम स्लीप को। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेस स्टिमुलेशन जो है एमिगडाला की, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास क्या कोजेज़ होते हैं, तो हमारे पास सीज़र्स हो सकती हैं, हेलुसिनेशन हो सकती हैं। तो बेसिकली हमारे पास सीज़र्स हो सकती हैं, और इसके अलावा हमारे पास हेलुसिनेशन हो सकती हैं। और अगर वहाँ पे ऑप्शन घुमा के पूछ लें कि किसकी एक्सेस स्टिमुलेशन से हमारे पास सीज़र हेलुसिनेशन होती है, तो आप लिखेंगे एमिगडाला,
ठीक है? अमिगडाला का भी एमसीक्यूज़ बार-बार रिपीट हो रहे हैं। ये वाला इनडायरेक्टली लिंक्ड हो गया था, कुछ चीज़ को घुमा के किया हो। अब एक एमसीक्यू है जो अक्सर सेरिबैलम के पार्ट्स में से अक्सर आते रहते हैं, पास्ट में भी आते रहे हैं। विच सेरिबैलम जो है इन प्रिडिक्शन एंड एक्स्ट्रा मोटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। इन प्रिडिक्शन एक्स्ट्रा मोटर एक्टिविटीज़ में तो वो होता है सेरिब्रोसेरिबैलम, जो लेटरल हेमिस्फीयर के अंदर होता है। ठीक है? ये क्या करता है? ये फ्यूचर मूवमेंट को प्लान करता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? प्रिडिक्शन कर रहा है, ठीक है? और एक्स्ट्रा मोटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है? यानी ये मूवमेंट आपकी प्रेडिक्ट कर लेगा कि क्या होने वाली है, इसके अलावा आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो। अब कौन से रिसेप्टर है विच रिसेप्टर डिटेक्ट मसल डीजनरेशन? आँखें बंद करके मसल स्पाइंडल रट्टे वाला एमसीक्यू है। वो ठीक है, और अगर मसल्स लेंथ और स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? ठीक है, मसल स्पिंडल। और अगर हमारे पास टेंशन डिटेक्ट करनी थी, मसल लेंथ और स्ट्रेच की बजाय, तो फिर याद है मैंने एमसीक्यू क्या बताया था? गोल्गी टेंडन। ये पिछली वीडियो से घुमा फिरा के एमसीक्यू, इसी से मैं आपको कहता हूँ कि ये जब एक एमसीक्यू होता है, तो ये घुमा फिरा के दूसरी बार उससे मिलता-जुलता सेम लाइन से बुक किया आ जाता है। तो चीज़ों को पढ़ा करें। प्री गैंग्लोनिक्स पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है वो किससे निकलते हैं? रट्टे वाला एमसीक्यू एस2 से एस4 सेगमेंट सी क्या है? इसके अंदर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ठीक है? उसके अंदर ये सैक्रल पार्ट के एस2 एस4 सेगमेंट्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं? हमारे सब ब्लेडर और बाउल को कंट्रोल करते हैं। आपके पास स्लोली अडैप्टिंग पेन रिसेप्टर जो है, ठीक है? आपके पास बेसिकली इसमें होगा कि स्लोली अडैप्टिंग पेन रिसेप्टर जो हैं वो कौन से हो सकते हैं? तो इसमें हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स आ जाती हैं, जो पेन रिसेप्टर्स की वो चीज़ होती हैं जो स्लोली अडैप्ट करती हैं। ठीक है, आपको मैंने याद है 2 रिसेप्टर्स में आपको बताए थे कि लेबर लाइन प्रिंसिपल था, ठीक है, और अडैप्टिव था। तो इधर देख लें कि अडैप्ट कर रहे हैं और वेरी स्लोली। तो इसमें उन्होंने रिसेप्टर पे नाम तक पूछ लिया है, तो वो आपके पास कौन सा है? पेन रिसेप्टर। तो इससे आप समझ लें कि आपके ब्लॉक में जो भी पेपर में आए थे, हर टॉपिक के जो पहले एमसीक्यू आते रहे, उन्हीं टॉपिक को चेंज करके घुमा फिरा के एमसीक्यू नए नहीं आए हुए। चीज़ें आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएँगे।